सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ जुजुत्सु काइसन। और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले चैप्टर नंबर 203 जिसका नाम है ब्लड एंड ऑयल पार्ट 2। तो जैसा कि आपको याद है, लास्ट वाले चैप्टर में गेटो यानी कि केंजाकू यहाँ पर मास्टर टेंगेन को पकड़ने आया था। उसका जो कुछ भी प्लान था कलिंग गेम को लेके वो शायद अब सक्सेसफुल हो चुका है। और पिछले चैप्टर में जहाँ पर हमने देखा था कि अचानक से 806 प्लेयर्स एंट्री ले लिए हैं कलिंग गेम में, तो उसके 2 दिन बाद का ब्लड एंड ऑयल का पूरा माहौल सेट हुआ है और उसी माहौल का इस समय पार्ट 2 चल रहा है। तो अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके वो देख सकते हो हमारे जुजुत्सु काइसन प्लेलिस्ट के थ्रू। सो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। सो बिफोर स्टार्टिंग दी ओवरऑल मांगा, मैं एक चीज के बारे में बात करूंगा जो कि है इतादोरी के पापा जी या फिर मम्मी। तो अगर आपको नहीं पता कि इतादोरी के माँ बाप का क्या सीन है, तो यूजी इतादोरी का जो बाप था जिसका नाम था जिन इतादोरी, वो चाहता था कि उसका जो बेटा हो वो काओरी नाम के वुमेन के साथ हो। मतलब शायद वो काओरी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसकी मौत हो गई थी। और जिन इतादोरी उसके साथ अपना बच्चा कर पाया या नहीं ये चीज कंफर्म नहीं है, क्योंकि उसके दादाजी जो थे, जो यूजी के दादाजी थे, उनका ऐसा कहना था कि वो ऐसा चाहता था, मतलब उसका बाप ऐसा चाहता था। तो पॉसिबली ऐसा कुछ हुआ नहीं था। इसके बाद उसी सेम चैप्टर में यानी कि चैप्टर नंबर 143 में हम देखते हैं कि एक औरत आती है जिसके सर पे वही गेटो वाले स्टिचेस बने हुए हैं, मतलब वो निशान बने हुए हैं। और वो इतादोरी के दादाजी को रोक के बोलती है फादर इन लॉ, मतलब वो हो सकता है उनकी बहू हो। तो जहाँ पर ये सर पे स्टिचेस वाले मार्क का पूरा सीन है, तो ये बात तो कंफर्म है कि वो केंजाकू था जो कि उस वुमेन को पोसेस किया हुआ था। तो काफी हद तक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि केंजाकू जो है वो हो सकता है इतादोरी की माँ हो, विच इज अ वेरी वियर्ड थिंग। अब तुम लोग सोच रहे हो कि आखिर चैप्टर नंबर 143 की बातें मैं चैप्टर नंबर 203 में क्यों कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअली में एक ऐसा पैनल है जहाँ पे इतादोरी और चोसो के जो बाकी 2 भाई हैं जिनको जुत्सु काइसन सीजन 1 में डिफीट किया गया था लास्ट के एपिसोड्स में, उन तीनों को याद करके चोसो अपने अंदर पावर्स को मैनिफेस्ट कर रहा है। तो हमें दोबारा से इतादोरी इसी फॉर्म में दिख रहा है, यानी कि इन भाइयों के साथ दिख रहा है। तो इसका काफी बड़ा मतलब है कि देयर इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि इन डेथ पेंटिंग्स का शिकार जो है वो इतादोरी भी हो सकता है। मतलब देयर इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि इतादोरी भी आर्टिफिशियली इंजीनियर्ड हो जैसे कि उसके बाकी 2 भाई थे, क्योंकि ऑब्वियसली इतादोरी कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। वो सुकुना को होल्ड कर सकता है, मतलब उसके पास ऑलरेडी सुकुना के 15 to 16 फिंगर्स हैं और अभी तक उसको कुछ भी नहीं हुआ है। तो मतलब वो कोई नॉर्मल ह्यूमन तो नहीं है। और एक्चुअली में अगर आप यहाँ पर केंजाकू की बातों को सुनोगे जो कि वो इतादोरी के बारे में बोल रहा है, तो आपको काफी हद तक नोटिस होगा कि उसकी बातों से सुन के ऐसा लगता है कि इतादोरी उसके लिए कोई चीज है। अभी इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं जब पूरा मांगा पढ़ेंगे। सो जल्दी से मांगा को स्टार्ट करते हैं। सो मांगा स्टार्ट होती है अगेन सुकुम मादर चोद कौन भोसड़ी वाला मैसेज किया। सो मांगा स्टार्ट होती है सुकुमो यूकी और चोसो के साथ, जो कि इस समय मास्टर टेंगेन के साथ बैठे हुए हैं और चाय पी रहे हैं। तो यहाँ पे चोसो बोलता है कि मैं अकेले केंजाकू से फाइट करूंगा, जिसपे यूकी बोलती है कि बहनचोद मर जाओगे, अकेले नहीं जाओ। तो चोसो उससे बोलता है अच्छा तुम चाहते हो कि हम दोनों मिल के नोरितोशी कामों से फाइट करें, फिर हम एक दूसरे के रास्ते में नहीं आ जाएंगे, इसीलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले जाके उससे फाइट करता हूँ और मैं देखता हूँ कि आखिर उसकी टेक्निक किस तरह की है, या फिर अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए उसके बारे में, फिर उसके बाद तुम फाइट ज्वाइन कर सकती हो और वही हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। सो सबसे पहली बात कि यहाँ पे ये जो यूकी कैरेक्टर है छोटी मोटी कैरेक्टर नहीं है, सिर्फ 4 ही स्पेशल ग्रेड के सॉर्सरर्स एग्जिस्ट करते हैं। इसमें से एक हमारा गोजो है, दूसरा ओकोत्सु यूता, तीसरा ये यूकी है और चौथा हमारा गेटो सुगुरु, जो कि ऑब्वियसली अब मर चुका है और उसको ये केंजाकू नाम का कर्स प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे चोसो का प्लान ऐसा है कि वो जाके किसी भी तरह से ये फेक गेटो जो है उसका कर्स टेक्निक को या फिर ये देख ले कि वो किस टाइप के कर्स स्पिरिट्स को इस समय होल्ड किया हुआ है, ताकि जल्दी से यूकी कोई प्लान बना के उसको डिफीट कर ले, क्योंकि गेटो भी एक स्पेशल ग्रेड का सॉर्सरर है तो इतने आसानी से उसको डिफीट नहीं किया जा सकता। तो चोसो आगे बोलता अगर मैंने उसका डोमेन एक्सपेंशन एक्टिवेट करा दिया तो जस्ट जैसे ही उसका डोमेन एक्सपेंशन खत्म होगा उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो खुद को डिफेंड कर पाए और उसी समय पे तुम उसके ऊपर अटैक कर देना, जिसपे यूकी उसको बोलती है मेरी बात दोबारा सुनो, तुम मर जाओगे। इस पे चोसो बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जिंदा रहूं या मरूं, मुझे मरने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अपनी माँ के लिए, अपने भाइयों के लिए और एक और इंसान का वो नाम लेना चाहता है लेकिन उसका नाम हम नहीं देख पाते हैं, उनके लिए उसको मरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी ये तीसरा कैरेक्टर कौन है जिसके बारे में चोसो इतना वरीड है, इसके लिए वो मरना भी चाहता है, ये मैं जानना चाहूंगा। और जहां तक मुझे लगता है ये पॉसिबली इसका कोई लव इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि अपने भाइयों के और मम्मी के अलावा ये और किसको इतना चाहेगा। उसके बाद हम अगले पैनल में देखते हैं गेटो सुगुरु को, जिसके ऊपर चोसो अटैक कर रहा है। तो चोसो का जो यहाँ पे कर्स टेक्निक है वो है ब्लड मैनिपुलेशन का, जहाँ पे वो अपने ब्लड की हेल्प से
अलग अलग ऑब्जेक्ट को फायर कर सकता है। अगर आपने डेड मैन वंडरलैंड वाला एनिमे देखा तो ये काफी हद तक उन्हीं के पावर्स के जैसा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि गेटो की आंखों तक वो ब्लड का एरो आ जाता है, लेकिन तभी गेटो झुक के उसको डॉज कर लेता है और उसी ब्लड टेक्निक के ऊपर अपना एक कर्स्ड स्पिरिट छोड़ देता है। जैसा कि आपको पता है गेटो बहुत सारे कर्स्ड स्पिरिट्स को अपने साथ रख सकता है, तो उन्हीं में से एक को वो उसके ऊपर रिलीज कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस ब्लड टेक्निक की वजह से बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है ठीक गेटो के पीछे, और उसी डिस्ट्रक्शन का फायदा उठा के गेटो अपने हाथ में एक पत्थर लेके चोसो की तरफ फेंक देता है। चोसो बोलता है कि एक पत्थर फेंक रहे हो, लगता है तुम मुझे कुछ ज्यादा ही अंडरस्टिमेट कर रहे हो। इस पे गेटो बोलता है अच्छा सच में। और तभी हम देखते हैं कि उस पत्थर के पीछे से बहुत बड़े बड़े सांप जैसे कर्स्ड स्पिरिट्स बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर एक्चुअली में गेटो को पता है कि वो किससे फाइट कर रहा है। चोसो कोई छोटा मोटा कर्स्ड स्पिरिट ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक स्पेशल ग्रेड का कर्स्ड स्पिरिट है जिसके पास ताइजुत्सु स्किल्स भी हैं। तो इसके साथ केंजाकू कोई बकचोदी नहीं कर सकता, नहीं तो उसकी जो गेटो वाली बॉडी है वो खत्म हो जाएगी। और इस बात का प्रूफ चोसो अगले ही पैनल में दे देता है, क्योंकि वो अपना सुपरनोवा अटैक इन कर्स्ड स्पिरिट्स के ऊपर करता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सारे के सारे कर्स्ड स्पिरिट्स तुरंत ही खत्म हो जाते हैं। इस बात का फायदा उठा के गेटो चोसो की तरफ क्लोज होता है। चोसो भी उसको पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन गेटो उसका हाथ पकड़ के उसे उल्टा जोर से पंच करता है, जिसकी वजह से चोसो दूर जाके उड़ के गिरता है। अभी गेटो दोबारा से उसकी तरफ क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चोसो उसकी तरफ अपना ब्लड मेटेराइट लॉन्च कर देता है, जिसकी वजह से गेटो के ऊपर एक और बड़ा सा ब्लास्ट होता है। सच में जब ये चीज एनिमेट होगी ना माप्पा के थ्रू तो मजा आ जाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है इतना सब कुछ बस 10 से 20 सेकंड के अंदर ही हुआ है, उससे ज्यादा का टाइम नहीं है। मतलब दिस फाइट इज गोइंग एट अ सीरियस स्पीड। चोसो आगे गेटो से बोलता जवाब दो, आखिर तुमको यूजी से क्या चाहिए? वो हम लोग की तरह नहीं है, हमको तो तुमने 1.5 साल पहले अकेला छोड़ दिया था, तुम्हारे पास पक्का उसके लिए कोई ना कोई प्लान होगा। जिसपे गेटो बोलता है मेरे पास उस चीज के लिए कोई भी कॉन्क्रीट प्लान नहीं है, अगर मुझे बोलना हो तो मैं बस यही बोलूंगा कि वो एक वेसल है और उसका रोल अब खत्म हो चुका है। इतादोरी बस एक चिंगारी की तरह था जिसने काफी सारे बड़े बड़े इवेंट्स को आग लगाया है। जब तक वो चीज अपने अंदर सुगुना को जिंदा रखेगी कर्सेस की साइकिल कभी नहीं खत्म होगी, और एक दिन वो बंदा सबसे बड़ा फिगर होगा नए एरा का। तो यहाँ से हमें 2-3 चीजें पता चलती है। सबसे पहले तो इतादोरी को केंजाकू एक इंसान की तरह नोटिस ही नहीं कर रहा। केंजाकू के लिए वो भी कोई चीज है जिसको उसने बनाया है, बिकॉज अनटिल और अनलेस उसने खुद इतादोरी को बनाया ना हो उसको कैसे पता होगा कि वो कोई इंसान है या फिर कोई ऐसे या फिर कोई कस्ट टेक्निक का यूज करके कोई चीज बनाई गई है जो कि सुकुना को अपने अंदर होल्ड कर सकती है। जहाँ तक मुझे लगता है ये जो केंजाकू है ना, जब 150 साल पहले इसने चोसो और इसके बाकी सारे भाइयों को मैन्युफैक्चर किया था, तब इसको ये चीज का दिमाग में आ गया होगा कि ऐसे टेस्ट ट्यूब्स के अंदर अगर मैं इनको मैन्युफैक्चर करूंगा तो ये ठीक से काम नहीं करेंगे। इसीलिए बाद में वो जाके इतादोरी की मम्मी को पोजेस करता है और वहाँ पे वो अपने डेथ वूम की कस्ट टेक्निक का यूज करता है ताकि वो एक ऐसा बच्चा बना सके जो कि सुकुना जैसे बीइंग को अपने अंदर होल्ड कर पाए। और देखो यार मैं यहाँ पर चीजों को एग्जैजरेट नहीं कर रहा। थ्रू आउट द मांगा इतने सारे छोटे छोटे सीन्स है कि राइटर खुद ही चिल्ला के बोल रहा है कि केंजाकू से कुछ ना कुछ लेना देना है इतादोरी का, वो भी बायोलॉजिकली। क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही चैप्टर नंबर 199 या आई गेस 198 किसी एक चैप्टर में एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, मैं पैनल लगा दूंगा स्क्रीनशॉट देख लो, तो वहां पर हमें वो वाली लड़की दिखती है, वो स्टूडेंट जिसके साथ इतादोरी सीजन 1 के एपिसोड 1 में हैंग आउट कर रहा होता है। वो जो लोग होते हैं ना वो भूतों पे रिसर्च कर रहे होते हैं, क्लब उन्होंने बनाया था, उसमें जो लड़की थी उसके साथ, तो उसको केंजाकू बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मेरे बेटे के साथ बचपन में खेल रही थी। हाँ तो मुझे उस चैप्टर का नंबर याद आ गया, वो चैप्टर नंबर 160 था और उस लड़की का नाम सेत्सुको था। यहाँ पे केंजाकू उसको थैंक यू बोल रहा था कि वो उसके बेटे की दोस्त थी। सो आई गेस इतना इनफ है ये चीज को प्रेडिक्ट करने के लिए कि हो सकता हो या तो केंजाकू इसका बाप होगा, जो कि पॉसिबल नहीं लग रहा है, वो उसकी माँ ही हो सकती है, विच इज वेरी वियर्ड राइट। मतलब ईट से ईट लड़ रहे थे क्या जब इतादोरी का बाप और उसकी मम्मी कर रहे थे, तो मतलब अजीब सा लग रहा है थोड़ा सा। बट उस समय भी केंजाकू ने एक औरत को पोजेस किया था, तो चीजें अभी भी स्ट्रेट हैं, कुछ भी गे नहीं है यहाँ पे। सो तभी गेटो की तरफ एक और वो ब्लड एरो आता है और गेटो उसको डॉज कर लेता है। तो चोसो उसको बोलता है कि जब तक यूजी एग्जिस्ट करेगा तुम गलत हो, जब तक तुम एग्जिस्ट करोगे कामो नोरितोशी तब तक सारी गलत चीजें होती रहेगी, सारी मिसफॉर्च्यून का सोर्स तुम हो ना कि यूजी। तो चोसो इतनी बकचोदी करते करते ये भूल गया कि कई सारे कर्स्ड स्पिरिट्स उसकी तरफ आ गए हैं और कुछ सेंटीपीड जैसे कर्स्ड स्पिरिट्स उसकी पैरों को दबा लेते हैं। गेटो आगे उसको जोर से पंच करता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुमको बस एक गार्ड की तरह यहाँ पे बैठाया गया है, तुम यहाँ पर ट्राई कर रहे हो कि तुम मेरे कर्स टेक्निक को थोड़ा सा रिवील कर दो ताकि यू की सुकुमो मेरे से फाइट कर पाए। लेकिन कितनी अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ अपने कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन ही यूज करूंगा तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे जैसे लो ग्रेड के कर्स्ड स्पिरिट के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि तुम और तुम्हारे सभी भाई बस फेलियर हैं। इस पे जोसो बोलता है तुम आखिर मेरे भाइयों के बारे में जानते ही कितना हो। इस पे गेटो बोलता ओ मैंने तुम्हारी दुखती नस पे पैर रख दिया क्या। तो गेटो आगे बोलता है कि यार मैं तुम लोगों से बहुत उम्मीद लगा के बैठा था, लेकिन तुम लोग तो एक डिसअपॉइंटमेंट निकले। लेकिन तुम
लोग खुद को प्राउड फील करवा सकते हो क्योंकि तुम लोगों ने मेरा मुंह इतनी देर तक खुलवाया। उसके बाद अगले पैनल में हम देखते हैं कि गेटो उसके ऊपर अपनी लात रख के उसको दबाने की कोशिश कर रहा है और चोसो उसको अपने हाथ से छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। अपने हाथों से ही वो सेंस कर लेता है कि गेटो कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग काम करने वाला अपने पैरों से। और तभी हम अगले पैनल में देखते हैं कि गेटो ने बहुत बड़ा सा कर्स्ड स्पिरिट चोसो के ऊपर रिलीज कर दिया है, जिसकी वजह से चोसो दूर उड़ जाता है। उसके बाद गेटो बोलता है, क्या तुम्हें पता भी है कि एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर होने का क्या मतलब होता है? एक स्पेशल ग्रेड होने का मतलब ये होता है कि एक ऐसा बंदा जो कि पूरे के पूरे देश को अपने ही हाथों से खत्म कर सकता है। और अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि चोसो बुरी तरह से मार खा के जमीन पर पड़ा हुआ है। गेटो आगे बोलता है कि गोजो तो ऑब्वियसली एक स्पेशल ग्रेड का सॉर्सरर है ही, गेटो भी था, क्योंकि कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन एक ऐसी टेक्निक है जो कि इन मॉन्स्टर्स की पूरी एक आर्मी प्रोड्यूस कर सकती है। एक बंदा अकेले स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, लेकिन अगर तुम कई सारे स्पिरिट्स को एक साथ लगा दो तो काफी कुछ किया जा सकता है। भले ही वो लो ग्रेड के कर्स्ड स्पिरिट्स हों, लेकिन अगर मैं उनको अपने कर्ज एनर्जी से इनहेंस कर दूं और उन्हें ऑर्डर दे दूं तो वो इवन तुम्हारे जैसे ग्रेड 1 के सॉर्सरर्स भी खत्म कर सकते हैं। बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं कि टेंगेन यूकी से बोल रहा है कि यार जाके उसकी हेल्प करो, इस पे यूकी बोलती है कि रुको, अभी समय नहीं आया है। इसके बाद हम देखते हैं कि चोसो खुद से बातें कर रहा होता है। वो बोलता है कि मैं बड़े भाई के नाम पे एक फेलियर हूँ। अपने भाइयों को प्रोटेक्ट करना, उनकी प्रॉब्लम्स को अपने सर लेना, उनके लिए रोल मॉडल बनना, ये मतलब होता है एक बड़ा भाई होने का। मैं बिल्कुल भी किसी लायक नहीं हूँ। इस चूतिए जैसे बाप के साथ फाइट करते हुए भी मैं अभी तक इसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर पाया। लेकिन मैं जो भी हूँ, मेरे भाइयों की बेइज्जती मैं तेरे मुंह से तो नहीं सुनूंगा गेटो। और अगले ही पैनल में हम देखते हैं डेथ पेंटिंग ब्रदर्स, मुझे अपनी पावर दो। और अचानक से चोसो पावर अप होके सीधा खड़ा हो जाता है। एंड लास्ट लाइन, गो डेथ पेंटिंग्स गो के साथ चैप्टर नंबर 203 खत्म। सो इस चैप्टर में ऑल्दो कोई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर नहीं था, बहुत बड़ी बड़ी फाइट्स नहीं हुई, बट हाँ चैप्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया था लास्ट में जब ये डेथ पेंटिंग्स के बारे में बात होना शुरू हुआ। मुझे पता नहीं था कि चोसो इतना अच्छा कैरेक्टर निकलेगा। जिस तरह से इस मांगा का राइटर कैरेक्टर डेवलपमेंट को इंडल्ज करता है हर फाइट में, वो पर्टिकुलर सीन देख के लगता है हाँ यही वो रीजन है कि जुजुत्सु काइसन 0 मूवी इतनी बड़ी हुई थी इंडिया में। मतलब चोसो शिबुया आर्क से पहले और इवन शिबुया आर्क में भी वो क्या था, कुछ भी नहीं। वो बस एक कर्ज ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जा रहा था जिसको एक्सपेरिमेंट करके नोरितोशी कामो ने बनाया था। बट इस समय उसको देख के ऐसा लगता दैट इवन दो वो एक कर्स्ड स्पिरिट ऑब्जेक्ट है, फिर भी उस बंदे के अंदर फीलिंग्स है, उस बंदे के अंदर अपने फेलो भाइयों के लिए कुछ तो है जो कि उसको पावर्स दे रहा है। तो हाँ, ये सारी चीजें देख के बहुत मजा आता है जब इस तरह से कोई कैरेक्टर को डेवलप किया जाता है। अगर इस चीज को मुझे किसी के साथ कंपेयर करना होगा तो मैं आपको बोलूंगा जो ब्लीच में जांगेत्सु का हमें सीन दिखाया गया था ना स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे हमें दिखाया गया था कि भले ही वो बंदा एक स्वॉर्ड है बट फिर भी उस बंदे की अपनी एक पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग उस कैरेक्टर के भी फैन हो गए थे। सो मैं बोलूंगा कि जुजुत्सु काइसन के राइटर ने काफी सारे मांगास को पढ़ा और एनालाइज किया और उसके हिसाब से यहाँ पे उसने कैरेक्टर्स को लिखना शुरू किया है। वेल अगला चैप्टर ब्रेक पे शायद नहीं है, तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर अगले चैप्टर में क्या होगा, क्योंकि अभी ये ब्लड एंड ऑयल वाला सीरीज चल रहा है, तो जब तक ये पूरा खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम इतादोरी वाला सीन नहीं देख पाएंगे। वेल इसी के साथ चैप्टर नंबर 203 खत्म। सो गाइस, ये थी मेरी वीडियो ऑन चैप्टर नंबर 203 ऑफ जुजुत्सु काइसन। आई होप आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। मुझे आप डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्कॉर्ड पे हमारे 2000 मेंबर्स होने वाले हैं, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो यार, वहाँ पे भी 2000 करा दो। आई गेस इंस्टाग्राम पे भी 2000 फॉलोअर्स होने वाले हैं, तो भाई प्लीज जल्दी से आ जाओ और डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप ऐसे और गजब के कंटेंट को एंजॉय कर पाओ। 50 सब्सक्राइबर्स इधर भी कराने हैं, तो भाई प्लीज हेल्प कर दो यार। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो।